गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 दिसंबर 2021 है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दैनिक जागरण की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को जरूर आप लोग पढ़ें। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। पहला तिमाही जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 3 महीने की तिमाही होता है, अप्रैल, मई और जून। 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का जो टाइम होता है ये पहली तिमाही होती है। दूसरी तिमाही जो होती है वो होती है 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक। 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक। तीसरी जो तिमाही होती है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होती है। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 या 30 दिसंबर तक होती है। और चौथी तिमाही 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक की होती है। तो इस तरह से टोटल 4 तिमाही होता है और चारों ही तिमाही को फाइनली कैलकुलेट करके भारत के जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में कितना जीडीपी ग्रोथ हुआ उसी को कैलकुलेट करके फाइनल जीडीपी ग्रोथ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि दूसरी तिमाही का जो है डाटा रिलीज किया गया और दूसरी तिमाही की जो डाटा रिलीज किया गया है, दूसरा तिमाही मतलब 1 जुलाई से लेकर के 30 दिसंबर तक। ये जो 3 महीने होते हैं 1 जुलाई से लेकर के 30 दिसंबर तक, ये दूसरी तिमाही होती है। और इसमें भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ वो 8.4% हुआ। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे पहली तिमाही का जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफ़ी शानदार रहा था। तो इसी को देखते हुए हमारे देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में, के.वी. सुब्रमण्यम, ये है के.वी. सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी जो है 2.5 अंक में होगी। और आपको याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे में भी इन्होंने कहा था कि भारत की जीडीपी एग्जैक्टली इन्होंने कहा था कि 11% होगी। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 की जीडीपी 11% होगी। और कल भी इन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि भारत की जीडीपी 2.5 अंक में होगी। 2.5 अंक मतलब 10% से अधिक होगी। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लेना डिटेल में। और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लें। प्रत्येक दिन मैं टिक करके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाओगे विजडम एजुकेशन सर्च करोगे हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वापस नहीं होगा सांसदों का निलंबन। देखो राज्यसभा में क्या किया है कि राज्यसभा ने में हमारे देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति जो हैं, इन्होंने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया है अनुशासन के आधार पे। यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। उनका कहना है कि अब निलंबन वापस नहीं होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा मूव है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि एमएसपी कानून को लेकर के कि सरकार जो है, किसानों की मांग है कि अब एमएसपी कानून भी हमें दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून भी हमें दीजिए। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, एक काम कीजिए कि आप 5 व्यक्ति को हमारे पास भेजिए जिसके साथ हम वार्ता करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका प्रारूप किस तरह से होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सरकार के इस कदम का हमें स्वागत करना चाहिए। सरकार को मैंने पहले भी कहा था कि सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है, इसी तरह का पहले मूव करना चाहिए था सरकार को किसानों से बातचीत करके कृषि कानून लाना चाहिए था। अगर एमएसपी कानून सरकार ला रही है तो अगर किसानों के कुछ प्रतिनिधि तो उसमें शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे ये सकारात्मक कदम होगा। अगर कानून आएगा तो हो सकता है कल के डेट में उसका विरोध इस तरह से ना हो। ये भी एक अच्छा मूव है। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटे के मानक तय करने के लिए बनाई समिति। देखो ईडब्ल्यूएस में एक बहुत सारा अभी एक चल रहा है, एक नज़रिया चल रहा है, या कह सकते हो एक दृष्टिकोण चल रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। वो यह है कि ईडब्ल्यूएस में जो है आप आधार तय कीजिए कि ईडब्ल्यूएस का भी आधार क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में किन लोगों को आरक्षण मिलेगा। जैसे ओबीसी में क्या होता है कि एक क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर मतलब होता है कि 8 लाख रुपए से जिसकी संपत्ति अधिक होती है उसे क्रीमी लेयर कहते हैं। और जिसकी संपत्ति 8 लाख रुपये या जिसकी इनकम 8 लाख रुपये पर ईयर से कम होती है जिसकी फैमिली की, उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। तो जो ओबीसी में आरक्षण मिलता है सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाले को मिलता है।
यानी जिसके घर की इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है उनको ही सिर्फ आरक्षण मिलता है, जिनको 8 लाख रुपए से अधिक इनकम होती है उनको आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसे कहा गया है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट ईडब्ल्यूएस में लाइए कि ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, और इसी को लेकर के एक समिति बनाने की सिफारिश की गई है और इनफैक्ट समिति बनाई गई है। ओमिक्रॉन लगातार चर्चा में है, डेली इस पर चर्चा आता है, डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार इसको देख सकते हैं। आपकी नज़र होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ओमिक्रॉन के बारे में कि संसार में ओमिक्रॉन को लेकर के क्या क्या घटनाएं हो रही है। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है कोरोना का तीसरा वेव ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के आए, और ओमिक्रॉन वायरस कोरोना का ही एक वेरिएंट है। देखो, केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 2/3 घटी आतंकी घटना। निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। जितनी आतंकवादी घटना होती है उसमें 2/3 आतंकवादी घटना घटी है आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद। आज़ादी के बाद SC/ST को छोड़ के नहीं हुई गणना। देखो, कुछ समय पहले OBC की गणना लगातार चर्चा में थी। बिहार सरकार लगातार मांग कर रही थी कि OBC की गणना को लेकर के हमें रिपोर्ट दिया जाए। OBC जनगणना को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। मैं देख रहा था कि बिहार सरकार में भी लगातार ये मांग हो रही थी कि केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि OBC जो जनगणना हुई है उसका रिपोर्ट हमें दें, हमें ये बताएं कि बिहार में कितने OBC के लोग हैं और कास्ट वाइज कितने लोग हैं। कास्ट जनगणना लगातार चर्चा चल रही है, तो उसी को लेकर के सरकार ने कहा है कि आज़ादी के बाद SC/ST को छोड़ के नहीं हुई है अन्य जातियों की गणना। यानी SC/ST की जनगणना हुई है कि SC में किस जाति में कितने लोग हैं, लेकिन SC/ST के अलावा अन्य की गणना नहीं हुई है। बाकी इसको एक बार आप लोग देख लेना। एडमिरल हरि कुमार ने संभाली भारतीय नौसेना की कमान। तो भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख हुए हैं वो हुए एडमिरल हरि कुमार। 130 वर्ष के बाद उड़ीसा तट से टकराएगा चक्रवात। इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। 130 वर्ष के बाद उड़ीसा तट से एक चक्रवात टकरा रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैकाले के सिद्धांत से न्यायिक व्यवस्था दूषित। देखो, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि मैकाले के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैकाले ने कहा था कि ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी का पुस्तक पूरे भारत और यूरोप की पुस्तक से अधिक मूल्यवान है। यानी पूरे भारत और पूरे अरब में जितना पुस्तक है उन सब पुस्तकों से अधिक ज्ञानवर्धक सिर्फ एक लाइब्रेरी की एक अलमारी की ब्रिटेन की पुस्तक है। यानी ब्रिटेन के एक लाइब्रेरी में एक अलमारी में जितना पुस्तक होगा उसका ज्ञान पूरे भारत और यूरोप के ज्ञान से बेहतर। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने मैकाले ने कही थी। और मैकाले की शिक्षा नीति कहीं ना कहीं आज जो हम शिक्षा देख रहे हैं जिसमें इंग्लिश का बोलबाला है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मैकाले ने ही किया था। तो बेसिकली आपको मैकाले की नीति के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैकाले की जो नीति वो क्या नीति रही है। और वैसे भी विधि आयोग का पहला सदस्य बनने वाले मैकाले ही थे। 1835 में आई थिंक विधि आयोग के पहले सदस्य वो बने थे। कल का दिन भारत के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा है। भारत के ही पराग अग्रवाल है जो IIT बॉम्बे से पढ़ाई किए हैं। पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO बनाया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO, मतलब किसी भी कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट जो अधिकारी का पोस्ट होता है वो होता है CEO। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल बने हैं ट्विटर के नए CEO। मुझे लग रहा है कि ट्विटर के साथ भारत का विवाद चल रहा था, हो सकता है इनके CEO बनने के बाद भारत से विवाद थोड़ा कम हो। देखो, इसको भी यहाँ पे दो नज़र आपकी होनी चाहिए। एक तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ है कि जनांकीय संतुलन साधने में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ा। देखो, डेमोग्राफिक संतुलन क्या होता है, जनांकीय संतुलन क्या होता है।
जनसांख्यिकीय संतुलन भी इसे कहा जाता है या जनांकीय संतुलन भी कहा जाता है। ये होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो मान लो संख्या किसी धर्म के लोगों की संख्या अधिक है, वहाँ पे किसी अन्य धर्म के लोगों को जो है जनसंख्या वहाँ पे बढ़ाना ही कहा जाता है डेमोग्राफिक संतुलन साधना या डेमोग्राफिक चेंज करना वहाँ के। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम की संख्या अधिक है और यहाँ पे किसी तरह से हम हिंदुओं को अधिक बसाना शुरू कर दें तो वहाँ के डेमोग्राफिक हम चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा है इस न्यूज़ में। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए किस तरह से डेमोग्राफिक संतुलन चेंज करने की कोशिश हो रहा है असम और बंगाल में। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, असम के मुख्यमंत्री भी ये बोल चुके हैं कि बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनको बसाया जा रहा है असम और बांग्लादेश में। ये असम के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। इसके अलावा बीएसएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है कहीं से भी, आप सभी को कन्फ्यूजन होगा लेकिन कहीं से भी याद रख लेना, ये कहीं से भी रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। और साथ ही साथ ये दो देशों के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की सुरक्षा करता है आपको बीएसएफ। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आएगा क्रिप्टो बिल। क्रिप्टो को लेकर के देश में लगातार चर्चा हो रही है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बिल आएगा, इसको भी आप लोग देख लेना। और साथ ही साथ बजट के अनुमान से 36.6% पहुंचा राजकोषीय घाटा, इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बजट के अनुमान से 36.3% पहुंच गया राजकोषीय घाटा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज का यही है, एक नई कृषि कानून की जरूरत। देश में 1966-67 के बाद कोई कृषि क्रांति नहीं हुई, एक नई कृषि क्रांति की देश को ज़रूरत है। तो उसी को लेकर के राइटर का कहना है और साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लें। एक बार देख सकते हैं, वन टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये मंथन है और इसमें कहा गया है कि देश में किस तरह से लैंगिक सुधार हो रहा है। और लैंगिक सुधार की जब मैं बात कर रहा हूँ तो लैंगिक सुधार में पुरुष के कम पर महिलाओं की संख्या की वृद्धि को लेकर के रिपोर्ट है और ये राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। देखो 2011 में जो लिंगानुपात था वो 943 था, यानी 1000 महिला पे 943, 1000 पुरुष पे 943 महिला थे। इससे पहले अगर आप देखोगे 2001 में तो 933 था, तो 943 था 2011 में, 1000 पुरुष पे 943 महिला थी। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि अभी के समय में 1000 पुरुष पे 1020 महिला हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे हमारा जो है लिंगानुपात काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, NFHS 5 के अनुसार। बागपत में मिले पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 16 सिक्के। जब भी इस तरह का कोई न्यूज चर्चा में हो तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, राइट। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बागपत में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 16 सिक्के मिले हैं। अच्छा, यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है, कश्मीर में मिली 1300 वर्ष पुरानी एक मूर्ति मिली है, माँ दुर्गा की मूर्ति मिली है कश्मीर में 13 वर्ष पुरानी, और कहा जाता है कि ये मूर्ति गंधार शैली में बनी हुई है। इसका मतलब गंधार शैली में कई सारे मूर्ति का निर्माण हुआ और गंधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। गंधार शैली कनिष्क की देन मानी जाती है, इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है, कनिष्क की देन मानी जाती है गंधार शैली, और कनिष्क का शासन ही कश्मीर में था। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अब कहीं न कहीं माँ दुर्गा की भी मूर्ति मिल रही है। इसका मतलब गंधार शैली में हिंदू धर्म से संबंधित भी कई मूर्ति बनाए गए थे। तो ये इस बात का प्रमाण है, बाकी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ का आज का, 400 साल के बाद बारबाडोस जो है 400 साल के बाद गणतंत्र हुआ है। यानी वहाँ पे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। प्रधानमंत्री तो पहले से ही थे, प्रधानमंत्री वहाँ का नाम है मिया मोटली,
देखो प्रधानमंत्री का नाम है मिया मोटली, राजधानी है बारबाडोस की राजधानी जो है वो है ब्रिजटाउन। प्रधानमंत्री है मिया मोटली और पहली राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है सांद्रा मिशोन। अब देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है, और यही रिहाना जो है यहीं की है। रिहाना आपने सुना होगा, पॉप सिंगर रिहाना, वो बेसिकली बारबाडोस की ही है। बारबाडोस कैरिबियन कंट्री है बेसिकली। कैरिबियन कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की जो देश है, कुछ देश, उसी को कैरिबियन कंट्री कहा जाता है, वहीं पे कैरिबियन देश है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये है, देखो गणतंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र रिपब्लिक क्या होता है। क्या भारत रिपब्लिक है? बिल्कुल रिपब्लिक है भारत। क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है? बिल्कुल रिपब्लिक नहीं है ब्रिटेन। क्या अमेरिका रिपब्लिक है? बिल्कुल रिपब्लिक है। तो मैंने क्यों कहा कि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, उसका रीजन है, रिपब्लिक मतलब होता है कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो जनता के द्वारा जब चुना जाता है तो उससे हम रिपब्लिक देश कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट यहाँ पे जो चुना जाता है, यहाँ लोकसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है या विधानसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। तो डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है प्रेसिडेंट भारत का, लेकिन कहीं न कहीं जनता के प्रतिनिधि के द्वारा तो चुना जाता है। विधानसभा सदस्य को कौन चुनती है? जनता चुनती है। लोकसभा सदस्य को जनता चुनती है। तो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, यानी इनका भी चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इसे भी जनता चुनती है। इसलिए भारत में गणतंत्र है। अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? वहाँ के प्रेसिडेंट, डायरेक्टली वहाँ की जनता उन्हें चुनती है, तो वहाँ भी आपको गणतंत्र है। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष होता है वहाँ के राजा रानी। तो एलिजाबेथ द्वितीय जो है अभी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्या एलिजाबेथ द्वितीय का चुनाव जनता के द्वारा होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ब्रिटेन में जो है गणतंत्र नहीं है। अच्छा, इस देश में अब गणतंत्र इसलिए बन गया बारबाडोस में, क्योंकि ये जो है 400 वर्ष तक जो ब्रिटेन के राजा रानी है उसको अपना हेड ऑफ स्टेट मानते रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपना हेड ऑफ स्टेट बनाया। और चूंकि इनकी जो पहली राष्ट्रपति बनी है, हेड ऑफ स्टेट मतलब इनकी पहली जो राष्ट्रपति बनी है वो सांद्रा मिशोन बनी है, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट पीसीएस वगैरह में पक्का पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।